तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज हम करेंगे बच्चा जी +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कल तक भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था इसको अच्छी तरीके से कि फ्रिक्शन होती कौन कौन सी हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन में हमारे पास 3 फ्रिक्शन थी, एक थी स्टैटिक, एक थी लिमिटिंग और एक थी काइनेटिक। स्टैटिक वो फ्रिक्शन थी जो कि सेल्फ एडजस्टिंग है, जब तक अप्लाइड फोर्स उतना नहीं है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके एट दैट टाइम, उतनी देर तक जो फ्रिक्शन लगती है वो स्टैटिक है। जब वो चलने की कोशिश करे, इसका मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन का एंड पॉइंट वो क्या बनेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी वर्ज पर आ चुकी है कि अब वो चलने लगी है, और उसके बाद जब वो चलती है तो एट दैट टाइम कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, इस बात को भी ध्यान में रखना। एग्जाम्पल आपको पता है। ओके, तो आज हम बच्चा जी करेंगे जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके कौन कौन से लॉस है। लॉस मीन्स कानून कौन कौन से हैं, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ना बच्चा जी। उसके लॉस कौन कौन से हैं। पहला लॉ जो है वो है हमारे पास लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको मैं बच्चा जी स्मॉल एफ से ही लिखता हूं। ओके, फ्रिक्शन कल हमने पढ़ा था स्मॉल एफ से लिखते हैं, तो स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो अभी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए बाद साथ में मैंने पैर में लिख दिया इसके एल। तो हमारे पास ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो बोलते हैं बच्चा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फर्स्ट क्या, नॉर्मल रिएक्शन के। क्या अब ये क्या है, तो बॉडी है, यहां पर पड़ी है किसी सरफेस के ऊपर, ए बॉडी है, ये सरफेस है बी। ओके, ए बॉडी है, सरफेस को ऐसे लिख लेते हैं, ए बॉडी इसके ऊपर पड़ी है। अभी इस बॉडी का कोई वेट होगा, वो क्या होगा, एमजी। तो रिएक्शन क्या होगी, आर, ऑपोजिट एक्शन का रिएक्शन। बॉडी को हम इस साइड को मूव करेंगे तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कौन सा, एफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगी वो कौन सी लगेगी, स्मॉल एफ। ओके, फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, कब ये चलेगा वो भी डिपेंड किसके ऊपर है कि ये कितना भारा है, ये कितना भारी है, इस बात पे डिपेंड होगा। तो इसका मतलब अब इसके ऊपर हम एफ लगाएंगे तो ये चलेगा, और ये कितना हमारे पास ये लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, कितना प्रोवाइड करेगा, वो डिपेंड है कि इसका मास कितना है और ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लिकेशन मींस इसका वेट कितना है। तो वेट कितना होगा, आर के डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या, ये चीज कैसे बनेगी, ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, ये वाला एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये हमें पता था। जब ये बॉडी चलने लगेगी एट दैट टाइम, इसका मतलब ये इतना एफ लेगी। एफ मींस अब ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इस साइड को है, एफ इस साइड को है, इसका मतलब ये कितना लेगी, लिमिटिंग। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी कि कितना इसका मास है। तो मास क्या है, आर है। तो इसका मतलब सबसे पहला केस क्या हुआ कि ये कितना भारी है। जितना ये ज्यादा भारी होगा उसी के अकॉर्डिंगली इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आएगा। ओके, क्लियर। उतनी देर बाद अगर आएगा, डिपेंड अगर बहुत हल्का है तो इसका मतलब हो सकता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 न्यूटन पे आ जाए। भारी होता जाएगा, आर की अभी आर की वैल्यू है, थोड़ी सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली मान लो 2 है या 1.5 है, अप्रोक्सीमेटली कुछ भी होगी। या आप इसको लेस लिख ले, लेस है तो इतना आ गया। अभी आर की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा तो बचा उसी के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और बढ़ा दी तो इसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी एंड सो ऑन। इसका मतलब जैसे ही ये भारा होता जाएगा, इसका वेट ज्यादा आएगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है, आपको समझ में आ गई है बात। सेकंड लॉ जो हमारे पास है वो क्या है, अभी इसका आपको एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ भी देना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये किसी टेबल के ऊपर रखा मैंने इसको बच्चा जी, तो यहां पर एक फिक्स कर दी क्या, पुली। तो यहां पर हम इसको एक पुली के ऊपर से लेकर जाते हुए, ये थ्रेड है, और यहां पर एक रखा क्या, पैन। तो पैन में कुछ, अब ये पैन का वेट होगा कुछ। ओके, तो अगर बच्चा इसकी वैल्यू जो अभी जो इसकी वैल्यू है आर, मीन्स इसकी अभी नॉर्मल रिएक्शन है आर, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि ये कितने फोर्स पे चलेगी। ओके, पहले ये जो हमारा वेट था इसको हम स्प्रिंग बैलेंस के साथ इसका आर मेजर कर लेंगे। आर मेजर कर लिया, ओके, स्प्रिंग बैलेंस के साथ। तो उसने हमें कुछ इसका वेट दे दिया। तो
अभी इसको मैंने यहां पर इस सरफेस के ऊपर रखा और इस पेन के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा वेट मैं डालता गया। तो जब इसके ऊपर वेट डालता गया तो साथ में इस ये जो सरफेस है, ये जो टेबल है, इसको मैं हल्का हल्का सा क्या टैप करता गया और चेक करूंगा कि कब ये चलने लग पड़ा। ऐसे नहीं कि इसके ऊपर इतना वेट डाल दिया और एक साइड एकदम से चला जाए, नहीं, हम इसको हल्का हल्का सा टैप करेंगे ताकि देख सके कि कब इसकी मूवमेंट आनी शुरू हो गई है। तो वो एट दैट टाइम क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम कर गया है। कौन? ये वाला फोर्स, मींस ये वाला फोर्स पैन के ऊपर जो मैंने वेट रखा था। तो इसका मतलब ये जो फोर्स अप्लाई किया ये क्या होगा, पैन का वेट और पैन के ऊपर जो वेट, वो दोनों थिंग्स, तो ये एफ होगा। तो देखेंगे कि ये जो आर होगा जिसका वेट जो आया था वो इसके क्या प्रोपोर्शन होगा, कि इसके आसपास होगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये किसके प्रोपोर्शनल है, इसके है। कल पढ़ा था जब ये चलने लगेगा मैं कितना फोर्स अप्लाई करूंगी, इसको ओवरकम कर दिया और चलने शुरू हो गया, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या हो गए, बराबर होते हैं। क्लियर था ना? तो अभी नेक्स्ट है, इसकी हमने प्रूफ कर ली एक बात करके। प्रूफ कैसे किया गया इसका? नेक्स्ट है हमारे पास बच्चा जी कि जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ये ऑलवेज ऑपोजिट होती है किसके, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन सा है, एफ। इससे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ऑलवेज ऑपोजिटली डायरेक्शन में वर्कआउट करती है। इसको हमने यहां पर देख लिया, एफ इस साइड को जा रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो इस साइड को है। क्लियर है? ये तो अब एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूफ किया हुआ, ये हमें दिख रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। तो थर्ड क्या है, सेकंड ये हो गया लॉ। थर्ड लॉ हमारे पास है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द अपैरेंट। अपैरेंट वर्ड कल में भी शायद नहीं यूज किया गया, अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। कल कौन सा वर्ड यूज किया गया था, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। एक्चुअल अपैरेंट में फर्क है। एक्चुअल में क्या है, रियलिटी में कितना एरिया कांटेक्ट में आया। अपैरेंट का मींस अभी हमें अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा कि बेटा ये कितना एरिया कांटेक्ट में है, दिख रहा है कि ये इसके ऊपर पड़ा, इसका मतलब इतना एरिया कांटेक्ट में है, बट इसके अंदर डिपेंड है, इसकी रफनेस भी होगी थोड़ी बहुत, तो इसका मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स पे ये ऊपर भी होगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में एरिया जो कांटेक्ट का होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू दिस एरिया। तो इस पूरे एरिया को अब हम बोलेंगे क्या, अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो वो बोलते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू अपैरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती जब तक टिल R रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक R की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उतनी देर तक इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अब इस एक्टिविटी को करना है बच्चा, तो इसको मैं हल्का सा इरेज करूंगा, इसके बाद इसको करते हैं। तो स्क्रीनशॉट दे दिया आपने बच्चा जी, ओके। किया क्या अब हमने बच्चा जी, ये टेबल है हमारे पास कोई, इसके ऊपर एक बॉडी है ए, ओके, एक और बॉडी है हमारे पास बी। इसको अभी यहाँ पर पुली है, उसके ऊपर से थ्रेड को घुमाते हुए यहाँ पर एक पेन के ऊपर रखा। ये है हमारे पास पेन, ओके। मैं क्या करूंगा बच्चा जी, अभी इसका चेक करना। अभी इसका mg नीचे को होगा और r ऊपर को होगा, और ये इसका और इसका दोनों का वेट क्या है, सेम। ओके, वेट क्या है, सेम। और अगर मैं पहले वाले एक्सपेरिमेंट को करूं इसी के साथ, तो वो उससे मुझे क्या क्लियर होगा, मैंने r को इसके r को चेक करना कितना इसका था, इसका r कितना था, तो मैं वो क्या करूंगा, यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर वेट डालता जाऊंगा तो फोर्स आएगा इस साइड को, तो उसी के अकॉर्डिंगली एफ इस साइड को आएगा। तो ये जो एफ है और ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चा जी, प्रोपोर्शनल होंगे, और ये आपस में क्या है, इक्वल्स टू है, देयरफॉर ये दोनों आपस में क्या हुए, प्रोपोर्शनल हो गए। तो वेट डाला तो चेक किया कि कितने पे जाकर ये मूव करना शुरू कर गया, तो यहां से क्लियर हो गया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो F ये किसके है, इक्वल्स टू इसके है, तो देयरफॉर ये चीज बनती है।
तो अभी मैं इसके ऊपर एक और वेट लाकर रख दूं तो चेक क्या करूंगा, जितना मैंने इसके ऊपर वेट डाला था उससे अब डबल डाल दूंगा तो बच्चा जी क्या होगा, ये दोनों का क्या होगा, ए और बी दोनों का आर क्या होगा, इस पे जो वेट डाला था अब उससे मैं डबल डाल दूंगा तो ये पूरा फोर्स जो होगा वो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मीन्स डबल वेट डाला तो डबल फोर्स आया और ये भी क्या था, डबल। तो इसका मतलब क्लियर कट और भी हो गया कि ये दोनों आपस में क्या प्रोपोर्शन होते हैं। डन। अभी हमने क्या किया, इन दोनों का मैंने यहां पर कुछ वेट डाला तो मैंने चेक कर लिया तो मेरे पास कुछ फोर्स आ गया, मान लो कितना आया 40 न्यूटन। ओके 40 न्यूटन, तो इसका मतलब ये भी कितना हुआ 40 न्यूटन हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया 40 के अप्रोक्सीमेटली कुछ, ठीक है। ये 40 न्यूटन आ गया हमारे पास, ये भी। ओके तो इसके बाद क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम है दिखा रहा। ओके इसके बाद क्या हुआ, मैंने इससे इसको ऊपर से हटाकर कहां पर रख दिया, इसको इसके ऊपर से हटाकर ऊपर से हटा दिया और इसको यहां पर रख दिया। तो अभी मैंने चेक करना क्या कि अब मैं उतना ही वेट डाला जितना पहले वेट था इसके ऊपर रखने के साथ, तो फिर से टैप करने की कोशिश करूं तो तब भी क्या उतने वेट के साथ ये फिर भी मूव करना शुरू कर दिया, उतने ही वेट के साथ। तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे बात हमें बचा ये क्लियर हुई कि पहले ये इसके ऊपर था तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना था, अब यहां से उठाकर मैंने यहां पर रख दिया तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, बट फोर्स क्या रह गया, उतना ही रहा। इसका मतलब जितना इस दोनों का अभी इसके ऊपर पड़ा था तो आर इसका और इसका इकट्ठा था, तो आर क्या बनता था जब इसके ऊपर पड़ा था, ए प्लस बी दोनों का, तो वो बनता था बच्चा जी mg प्लस mg, दोनों का वेट एक जितना था तो 2mg बना था। तो इसका मतलब आर एट दैट टाइम क्या आया था 2mg इक्वल्स टू ये। अभी यहां पर ये पड़ा है तो इसका वेट क्या होगा mg, तो इसका वेट क्या होगा mg, तो टोटल आर फिर भी क्या बना mg प्लस mg इक्वल्स टू 2mg। ओके तो इसका मतलब क्या, अभी मैंने इस बॉडी को यहां से उठाकर यहां रख दिया तो एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या, ये और ये इंक्रीज हो गया, बट ये कितना F उतने का उतना ही रहा ये वाला, और ये F इसके बराबर है, ये F इसके बराबर है, यहां पर लिखा हमने। तो इसका मतलब क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी उतना ही रहा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कांटेक्ट के बढ़ने के साथ लिमिटिंग फ्रिक्शन में कोई बदलाव नहीं आता जब तक आर क्या रहे सेम, जितना आर यहां पर था उतना ही आर यहां पर रखा है। अब अगर मैं इसको हटाकर बचा जी यहां से सिंपल इसको अकेले को रहने दूं तो डेफिनेटली आर की वैल्यू क्या होगी, लेस हो गई। तो आर की वैल्यू लेस होने से इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, बट जब तक आर सेम है तब तक क्या होगा, एफ की वैल्यू भी सेम रहेगी। अब यहां पर एक और बॉक्स रख दो, ये दो और ये एक हो गया, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, अभी 40 है तो 20 हो गए तो एफ क्या हो गया, टोटल 60 मान लो हो गया। एक के लिए 20, दो के लिए 40 आया था तो तीन के लिए 60 हो गया। अभी इसको मैं उठाकर यहां पर रख दूंगा तो एट दैट टाइम भी क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या रहेगी, 60 न्यूटन ही रहेगी। इसका मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट के बढ़ने के साथ एफ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ लीजिए आप। तो इसके बाद आएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये चीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, रफनेस एंड smoothness of the surface of the surfaces of contact। दो जो सरफेसेस है उसकी रफनेस और स्मूथनेस जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है क्या, ये चीज। एंड और साथ में और क्या, नेचर ऑफ मटेरियल। ओके मटेरियल का नेचर क्या है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो ये कैसे समझेंगे हम बच्चे जी, मैंने क्या किया, अब इसको फिर से इरेज कर दें थोड़ा सा, ये कर लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे जी आप। ओके डन। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, ये रही वो बॉडी,
ये रहा पैन, ये रही पुली, और करेंगे क्या, ये ए सरफेस है, ए बॉडी है, इसका एक सरफेस मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल मान लो ये ए बॉडी है, इसका एक सरफेस को क्या कर दिया मैंने, रफ का रफ ही रहने दिया, एक सरफेस को मैंने परफेक्टली स्मूथ कर दिया। ओके, स्मूथनेस और रफनेस पे चेक करेंगे। तो जब मैंने इसका ये जो स्मूथ सरफेस था वो नीचे को रखा, तो टैपिंग करूंगा तो ये एफ क्या होगा, बहुत बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, फोर्स जल्दी आ जाएगा, मीन्स हल्का सा फोर्स डालूंगा तो टैपिंग करने के साथ नहीं चल पड़ा। तो इसका मतलब क्या, एफ एल की वैल्यू डिपेंड करती है स्मूथनेस के ऊपर, क्योंकि अभी क्या हुआ, स्मूथनेस आ चुकी है, एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं बोला बच्चा जी, स्मूथ बोला है। तो अभी उसके बाद क्या हुआ, बाद में मैंने रफ सरफेस को रखा तो टैपिंग की, तो रफ सरफेस के साथ क्या हुआ, रफ सरफेस डाला तो फिर इसके ऊपर मैंने टैपिंग की, तो वो थोड़ी देर के बाद आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मूथनेस बढ़ने के साथ, मींस लुब्रिकेंट अगर हमने यहाँ पर लगा दिया कोई, तो उसके साथ क्या होगा, फ्रिक्शन लेस हो जाती है और रफनेस के साथ बढ़ती है। और ये वो केस है बच्चा जी जिसको हमने एट दैट टाइम भी माना था, कि माना गया बच्चा जी कि रफनेस और स्मूथनेस के साथ फ्रिक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है, बट ये ओनली कारण नहीं है, ये एक अकेला एकमात्र ऐसा कारण नहीं है जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। फ्रिक्शन साथ में किस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो चीज कहां पर जाकर क्लैरिफाई होती है, जब दोनों सरफेसेस क्या हो, एक्स्ट्रा स्मूथ हो, एट दैट टाइम फ्रिक्शन भी बढ़ती है। वो क्यों, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास हो जाते हैं, और आर के साथ वो एफ क्या था, इनवर्सली था आर स्क्वायर के साथ। तो बच्चा जैसे आर कम हो गया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, क्लियर। तो स्मूथनेस और रफनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। और सेकंड है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है। अब मटेरियल अगर बच्चा जी हमारे पास जो होगा वो देखा जाएगा, अब अगर कोई एक वुड का मटेरियल हो, रबर का मटेरियल हो, स्टील का मटेरियल हो, तो हर एक की वैल्यू बच्चा जी पता होनी चाहिए कि वो कितने स्मूथ है, कितने स्मूथ है वो सभी के सभी, कितने रफ है, और कौन सा एक्स्ट्रा स्मूथ है। इसका मतलब हर एक मटेरियल की बच्चा जी क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो, अलग अलग होगी। क्लियर, हर एक मटेरियल की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अलग है। ओके, इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। क्लियर, डन है। तो बच्चा जी ये हो गए हमारे चारों के चारों लॉ। इसके बाद करना है हमने बच्चा जी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब जो हम बच्चा जी पढ़ेंगे वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। उसको आपने पढ़ना बहुत ध्यान से समझना बच्चा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होने लगे हैं अभी, तो इसको इरेज करने लगो, इसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं। हम जरा ध्यान से कॉपी पे लिख लिया इसको, डन। तो टॉपिक है बच्चा जी फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर बच्चा जी कोई बॉडी पड़ी है, मान लो ये बॉडी कौन सी है, ए। इस साइड को फोर्स अप्लाइड है, वो है एफ। इसका नॉर्मल रिएक्शन होगी ऊपर को आर, ठीक नीचे को क्या होगा, वेट एम जी। इस साइड को क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अभी ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं सब कुछ। ओके, तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके प्रोपोर्शनल, जितना फोर्स प्रोवाइड करेंगे उतना ही ये, इसका मतलब तभी ये क्या बनेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या, वो है जब हम ये वाला फोर्स इसके ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे, जब ये चलने की वर्ज पर पहुंच चुका है कि अब चलने लगा है। ओके, तो इसका मतलब इस एफ एल की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, आगे वैल्यू इसका और इसका रिजल्टेंट होगा बच्चा जी, कुछ इसके अंदर कुछ यहां पर होगा, आर और एफ एल का हो गया। वो जो रिजल्टेंट है हमारे पास, उसका बच्चा जी
आर के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आई बात? कब? ध्यान रखो, पहले इसकी वैल्यू भी आनी जरूरी है। अगर ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है हमारे पास गिवन है, देन इट्स गुड। बट बच्चा जी, अगर उन्होंने हमें ऐसे बोला कि एफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बॉडी जस्ट मूव करना शुरू करने लगी है, इसका मतलब एट दैट टाइम एफ की वैल्यू क्या होगी? ये होगी, क्योंकि ये दोनों जब चलने लगी तो ये इसके बराबर हो जाता है। ओके, चलने की कोशिश करेगी जब, तो एट दैट टाइम ये एफ एल आ गया। एफ एल और आर दोनों का रिजल्टेंट बनेगा कुछ इन दोनों के बीच में, वो बना रिजल्टेंट। वो भी कोई फोर्स ही होगा, जैसे ये एक फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी क्या हो गया? फोर्स। वेट फोर्स सेम चीज है, समझ में आई ना बात? किसी फोर्स के साथ मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी फोर्स है, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। इसका बच्चा ये सेंटर में क्या बना? रिजल्टेंट बना इन दोनों का। तो इस रिजल्टेंट का और आर के बीच में जो एंगल होगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है आपको? तो यहां से करके देखिए बच्चा जी, अभी हमें ये क्या चाहिए? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी क्या, वो देखनी पड़ेगी। तो फाइंड करना एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा हमें चाहिए, तो थीटा क्या है? तो उसके लिए क्या करेंगे? यहां पर एक ट्रायंगल बना ली, जहां आपने इसको क्या बना लिया? एक पैरेललोग्राम बना लिया। ओके, तो क्या करके देखें अभी इस ट्रायंगल को करके देखने, तो क्या बना बच्चा जी? इससे कौन सा कंपोनेंट लगेगा हमारे पास? एक ये है और एक ये है, तो tan लग गया, tan थीटा, बेस के ऊपर एंगल, तो ये बेस है, तो ये क्या हुई? हाइट। तो वो क्या है? एफ एल अपॉन क्या है? आर। तो ये क्या बन गया हमारे पास? tan थीटा की वैल्यू ये आ गई। ओके, तो हमें थीटा चाहिए, इसमें हम थीटा निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? एफ एल अपॉन एफ आर। तो थीटा क्या बन जाएगा? tan इनवर्स एफ एल अपॉन आर। तो ये थीटा हमारे पास आ गया। ओके, डन। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। एक और चीज हमारे पास है बच्चा जी, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ एल अपॉन एफ आर। तो वो देखिए क्या है, हमने पिछले लॉ में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। वो क्या पढ़ा बच्चा जी? वो हमने पढ़ा कि ये एफ एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? आर के। ओके, एफ एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर के। ओके, तो यहां पर एक कॉफिशिएंट लगता है इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, उसे हम बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। ओके, इसे हम बोलते हैं म्यू। तो एट दैट टाइम ये जो म्यू है बच्चा, इसे हम बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पर म्यू क्या आएगा फिर? एफ एल अपॉन आर। तो रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दैट बॉडी गिव्स अस द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर कट? तो यहां पर ये क्या बनेगा फिर? म्यू। तो इसका मतलब tan थीटा क्या बनता है हमारे पास? म्यू। तो ये म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपके पास एक क्वेश्चन है मेरी ओर से, वो ये है बच्चा जी कि जो ये म्यू की वैल्यू है, अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए तो हमने इसको एल भी लिख सकते हैं, सिंपल म्यू भी लिख दिया। एक है हमारे पास के। ओके, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है किसका? ये कॉफिशिएंट है किसका? काइनेटिक फ्रिक्शन का, लिमिटिंग का नहीं है। कॉफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो इस वाले केस में बच्चा जी क्या ये ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए। कहां से करोगे? इस वाले केस में करोगे ना? तो अगर बच्चा ये काइनेटिक की बात करोगे तो इसको के म्यू के लिखेंगे, और यहां पर क्या होगा? के अपॉन आर एफ के। और एफ के की वैल्यू और एफ एल दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है? वी नो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का एंड पॉइंट कौन सा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। देयरफॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम, तो इसकी वैल्यू कम। तो देयरफॉर यहां पर क्या आएगा? ये वाला साइन। डन? समझ में आ गई बात? तो अभी बच्चा जी कोई भी रोड हमारे पास हो, कोई भी सड़क हो, उसके ऊपर कोई भी बस वगैरह अगर चलती है बच्चा जी, तो उस रोड का हमेशा एक कॉफिशिएंट बनाया जाता है। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन या म्यू के आप कुछ भी बोल सकते हो, वो हमेशा एक डिसाइड किया जाता है। तो उसका हम मोस्टली ये डिसाइड करते हैं बच्चा म्यू के,
कि उसको कितना हमने स्लिपरी बनाना है, कितना उसको रफ बनाना है, कितना उसको एक्स्ट्रा स्मूथ बनाना है, वो टोटली देखा जाता है कि उस रोड के ऊपर ट्रैफिक कैसी है, वो रोड क्या वो सीधा स्ट्रेट रोड है, क्या वो कर्व में रोड है। तो ये सभी थिंग्स देखी जाती हैं उस रोड को बनाने के वक्त कि उसकी म्यू की वैल्यू हमने कितनी रखनी है। क्लियर? तो ये उस रोड का, इन दोनों सर्फेसिस के बीच का एक्स्ट्रा स्मूथनेस है। तो वो बेचारी क्या स्मूथनेस या रफनेस है, उसको आप कोफिशिएंट समझ सकते हो। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो देयरफॉर बेचारी ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 कर दी गई, तो ये दोनों थिंग्स क्या हो गई, आपस में सेम हो गई। इसका मतलब जितनी आर की वैल्यू होगी उतनी एफ एल की वैल्यू होगी। तो ये हमेशा म्यू की वैल्यू डिसाइड की जाती है कि इसकी वैल्यू हमने 1 से लेस रखनी है, 1 से ग्रेटर देन रखनी है। और कैसे करें, न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो आपको अच्छे तरीके से और इसके बारे में समझ आ जाएगा, और इसको और डिटेल में हम आगे जाकर पढ़ेंगे बेचारी। एट दैट टाइम आपको और इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो यहां से हमें क्या क्लियर हुआ बेचारी, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। डन, ये हो गया। ये था हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो हमारे पास था इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होती है इससे। अब है आगे हमारे पास, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग एंगल। तो उसे करते हैं इसको रिलीज करके। दे दो स्क्रीनशॉट जल्दी से। है क्या अभी यहां पर कोई एक बॉडी है, फ्लैट सरफेस पे है। तो ये रही वो बॉडी, इसको हम बोलेंगे ए, इसका वेट mg, ऊपर को r, इस साइड को फोर्स अप्लाई किया तो F, इस साइड को ये। आपके पास बच्चा जी जो भी बुक होगी उसमें बच्चा ये बात एक बार देख लेना, कहीं कहीं किन्हीं बुक्स के ऊपर बच्चा जी इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दिया होगा। हम बट इसको लेकर चल रहे हैं, तो इस बात की आप कंफ्यूजन में नहीं रहना। तो वो देख लेना कि वो अप्लाइड फोर्स, इसको वो P लिख रहे हैं। ओके, तो आप इस दिमाग में नहीं रहना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि F, ये जो F है, ये F, ये दोनों में से कौन सा क्या F है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला, ये अप्लाइड वाला है, बस। ओके, तो ये अभी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। जैसे ही मैं इसको बच्चा जी क्या करूंगा, इस सरफेस को ऊपर को लेकर जाऊं, मीन्स मैंने क्या करना शुरू कर दिया, अभी इस ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस था इससे मैंने इसको ऊपर को करना शुरू कर दिया। तो कुछ ये बॉडी ऐसी चली जाएगी। ओके, अभी किया क्या मैंने यहां पर, ये जो ऐसे सरफेस था इसके ऊपर ये बॉडी पड़ी, तो इस सरफेस को मैंने ऊपर को ऐसे उठाना शुरू कर दिया। तो बॉडी भी क्या होगी, टिल्टेड होनी शुरू हो जाएगी ऐसे। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये बॉडी खुद ब खुद नीचे को चलने की कोशिश करेगी ना, ये बॉडी यहां से स्लिप करके नीचे को जाने की कोशिश करेगी। तो एट दैट टाइम जो बच्चा जी यहां पर एंगल आएगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, या स्लाइड करने वाला, स्लाइडिंग एंगल। क्लियर? तो वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी देखना पड़ेगा अभी हमें यहां पर। तो मान लो मैंने इतना एंगल रखा और ये बॉडी स्टार्ट करना शुरू कर दी नीचे को इतने एंगल पे। तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये यहां पर था बॉडी, इसका वेट तो नीचे को ही लगेगा mg ऐसे। ओके, तो जैसे बच्चा ये पहले ऐसे थी तो mg भी नीचे था और एंगल 0 था। जैसे ही ऊपर को जाना शुरू हो गया तो यहां पर भी एक एंगल बनेगा। ये पूरा नीचे को था जैसे अभी यहां पर था। अभी जैसे ये ऊपर को गया तो ये एंगल बढ़ा, साथ में यहां पर भी एंगल बनना शुरू हो गया। तो ये भी एंगल कौन सा हो गया, अल्फा। ओके, बनेगा ना। बॉडी ऐसे थी, सीधा वेट नीचे को। ओके, जैसे ही ये बॉडी को हमने क्या किया, ऊपर को चलाना शुरू, ऊपर को लेकर जाना शुरू कर दिया। कैसे, ऐसे। तो ये साथ में ऐसे चला गया इस साइड को, बट वेट हमेशा किस साइड को होता है, नीचे को। तो यहां पर एंगल बनेगा। तो वही बचा ये एंगल, जैसे ही ये ऊपर को गया तो इसका वेट बिल्कुल नीचे को आना शुरू करेगा mg, तो यहां पर एक एंगल बनेगा। तो बच्चा जी इस एंगल को, इस रिजल्टेंट को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। तो यहां पर एंगल बना, तो ये क्या बन गया, mg cos अल्फा, और दूसरा बना इस साइड को, तो वो क्या बन गया, mg sin अल्फा। डन, क्लियर? तो ये हमारे पास अल्फा था।
अभी ये बॉडी इस साइड को जाएगी, ओके, तो इसका मतलब फ्रिक्शन किस साइड को आएगी, इस साइड को, अप्लाइड फोर्स इस साइड को हो रहा है, और वो कितना है, अपने आप आया, वो कितना होगा, ये वाला, क्योंकि बॉडी खुद ब खुद नीचे को जा रही है, मैं अप्लाई फोर्स नहीं किया, जैसे इसको ऊपर किया तो ये खुद नीचे को जाना शुरू हुई। अब जब ये जाना शुरू करेगी तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसे यहाँ पर था एफ, पिछले वाले केस में भी एफ था। क्लियर? तो एट दैट टाइम क्या बनेगा बच्चा जी, ये हमारे पास ये बना, तो ऊपर को ठीक क्या होता है, इस साइड को आर, तो ये बना mg cos अल्फा, और यहाँ पर इस साइड को क्या बनेगा, आर। तो फिर जो रिजल्टेंट बैलेंस हुए हैं, अभी चलने की कोशिश करी तो मैंने यहाँ पर इसको रोक दिया, अभी ये बैलेंस है, यहाँ पर ये बॉडी नीचे कहीं भी स्लिप नहीं कर रही, हल्का सा भी ऊपर उठाया तो चलने शुरू कर देगी। अभी हल्का सा चली थी, इसका मतलब क्या, इस वर्ज पर पहुंच चुकी है कि अब ये चलना शुरू कर सकती है, कर रही थी, तभी मैंने रोक दिया, और एंगल मैंने नहीं बढ़ाया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फोर्स है और ये जो एफ है, इस दोनों आपस में बैलेंस है, ना उस साइड को जा रहा है, इस साइड को जा रहा है। ये नीचे को mg cos अल्फा और r दोनों भी एक तरफ से बैलेंस्ड है, तो बैलेंस फोर्सेस क्या क्या हुए, r इक्वल्स टू mg cos अल्फा, और क्या बना, ये fl इक्वल्स टू mg sin अल्फा, हो गया, डन। तो करें क्या, अब यहां पर मुझे अल्फा चाहिए, तो कैसे करेंगे हम, साइन अल्फा mg इकट्ठा किया, आगे लिखने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे। तो ये बनी इक्वेशन 2, ये बनी 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या बना, अपॉन mg cos अल्फा, तो क्या बनेगा fl अपॉन r, ये गया, तो यहां पर क्या बना, tan अल्फा इक्वल्स टू fl अपॉन r, तो ये किसके बराबर है, म्यू के, तो यहाँ पर tan अल्फा क्या बन गया, म्यू, तो म्यू क्या था, कोफिशिएंट लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इससे क्या, और पिछले वाले केस में म्यू किसके बराबर था, tan थीटा के, तो इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू म्यू, tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा, tan गए और अल्फा इक्वल्स टू थीटा। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि tan अल्फा भी किसके बराबर है, म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के। और क्लियर कट क्या हुआ कि जब ऐसे ये मूवमेंट आती है, जब ये वर्च पर हो चलने की, एट दैट टाइम अल्फा और थीटा दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वक्त जब ये केस हुआ तो इन दोनों का रिजल्टेंट कोई बनेगा, कहां पर बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कोई बनेगा यहाँ पर सेंटर में, तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल होगा, ये भी दोनों क्या बनते हैं बच्चा जी, सेम। तो इसका मतलब इसी के डिपेंड होगा कि ये एंगल कितना बन रहा है एट दैट टाइम, ये वाला थीटा और ये अल्फा दोनों क्या बनते हैं, सेम। समझ में आ गई बात? अभी डायग्राम में आप अच्छे तरीके से बनाओगे तो ये अल्फा और थीटा सेम कर लेगा, डन। कुछ और बचा जी आपके पास कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हो। अभी इसको भी अगर मैंने अच्छे तरीके से करना हो तो मैं कर सकता हूं उसको भी। तो आप इसको कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पर जितना एंगल ये बना था यहाँ पर, ओके, तो इस साइड को क्या था, Fn, ये था R, तो ये जितना अल्फा उतना ये थीटा है। इन दोनों का रिजल्टेंट था R, ये रिजल्टेंट बना था, तो रिजल्टेंट का R के साथ थीटा, तो थीटा और अल्फा दोनों क्या बनते हैं, सेम, डन, क्लियर हो गया। तो अब हमने कौन सा कर लिया बच्चा, ये एंगल ऑफ रिपोज भी कर लिया है। अब इसके बाद आएगी वर्क डन, एक्सेलरेशंस। बॉडी को हॉरिजॉन्टल पर चलाना तो क्या होगा, बॉडी को हमने किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखकर चलवाना है तो क्या होगा, खुद चलवाना है, जहां बॉडी खुद चलेगी वो क्या होगी, वर्क डन कितना कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितनी आएगी, बॉडी ऊपर को लेकर जानी है कि बॉडी नीचे को लेकर जानी है उस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो भी सभी थिंग्स हम देखेंगे, बट वो करेंगे आज नहीं, अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें बच्चा जी। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाय बाय।